नमस्कार प्यारे साथियों, हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है आप सभी लोगों का हेलिक्स पैरामेडिकल क्लासेस में। मैंने आप लोगों को पिछले सेशन में बताया था कि हम लोग जो एनएचएम राजस्थान की जो भर्ती आ रही है ना, 11 जून को एग्जाम है, संभावित जो डेट है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन है, अरे यार संविदा की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, और जबकि मैं सच्चाई बता रहा हूँ, ये संविदा का एग्जाम नहीं है, ये आप लोगों का ऑनलाइन एग्जाम जो होगा भविष्य में। एग्जाम बेस्ड भर्ती होगी या मेरिट बेस्ड भर्ती होगी। सरकारी नौकरी के लिए 10, 20, 30 का बोनस अंक मिलता है, वो एनएचएम के माध्यम से आप लोगों को मिलेगा। ठेका प्रथा समाप्त करने के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल जो 2022 बना है, जो बनाया गया था गहलोत सरकार ने, वो लागू कर दिया गया भजनलाल सरकार के द्वारा। और उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को ठेका प्रथा जिला अस्पतालों में जहाँ भी ठेका से लगे हुए हैं, सिर्फ मेडिकल कॉलेजों में भी राजमेश से लगेंगे आने वाले टाइम पे, और जितने भी जिला अस्पताल है वो सब में जितने भी ठेके से लगे उन सबको आगे हटा दिया जाएगा। उन सब की भर्तियां एनएचएम के थ्रू आएगी। ऐसा मैं क्यों दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि नर्सिंग फील्ड के अंदर भी पहले ऐसा ही हुआ था। पहले ठेका प्रथा से नर्सिंग स्टाफ लिए जाते थे, फिर एनएचएम आया, जो सभी जिला अस्पताल और जितने भी सीएससी पीएससी थे वो तो एनएचएम से लगे। फिर आगे अपने जितने मेडिकल कॉलेज, तो मेडिकल कॉलेज के पास कुछ पावर है 10, 20, 50 पोस्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट निकालने के लिए। ठेका था थोड़ा सा कॉलेजों में है कि एकदम से संभव नहीं है, तो प्रिंसिपल अपने पावर से कर सकता है। लेकिन जितने जिला अस्पताल है या बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें कॉन्ट्रेक्चुअल व्यवस्था रह सकती है, बाकी सब जगह से ठेका प्रथा बंद हो जाएगा। कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल 2022 ये कहता है। कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल ये भी कहता है कि आप इनको हटा नहीं सकते, क्योंकि ये एग्जाम पास करके मतलब पूरी सरकारी नौकरी की तरह पेंशन दे होगा, ठीक है। और एनएचएम का जो फायदा है वो ये कि आपको 5% हर बार वेतन में वृद्धि मिलेगी। हमेशा जो वेतन होगा आपका, हर साल 1 जनवरी को आपको इंक्रीमेंट लगेगा और 5% की वृद्धि होगी। अच्छा, 5% की वृद्धि अभी साल में एक बार है। भविष्य में जैसे ही ये सरकार का चौथा 5वां साल आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ एनएचएम के अंदर, आज ही बता रहा हूँ, जैसा और स्टेट चल रहा है, साल में 2 बार इंक्रीमेंट लगेगा, जो कि संभावित है, मैं क्लियर नहीं कर रहा हूँ। एक लगेगा 1 जुलाई को इंक्रीमेंट, एक लगेगा 1 जनवरी को। तो जिस तरह सरकारी व्यक्ति के 2 इंक्रीमेंट लगते हैं, वैसे ही एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा 2 इंक्रीमेंट लगेंगे, क्योंकि एनएचएम का वेतन केंद्र सरकार वहन करेगी, क्योंकि नाम है नेशनल हेल्थ मिशन, ना कि एनआरएचएम। नेशनल राजस्थान वाला नहीं है, ये नेशनल हेल्थ मिशन है, जो कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट संचालित कर रहा है। वहाँ का जो फंड आएगा कॉन्ट्रेक्चुअल हियरिंग रूल्स का 2022 में बिल्कुल स्पष्ट है कि उसमें से 30% तो स्टेट गवर्नमेंट देगी, 70% अपना केंद्र सरकार देगी। तो एनएचएम जो भर्ती है अपने आप में सरकारी नौकरी से पहले का आधार है। जो कोई भी व्यक्ति ये सोच रहा हो कि भाई ये नहीं करना चाहिए, इसमें कोई फायदा नहीं है यार, संविदा की नौकरी के लिए तू तैयारी करेगा क्या, मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ कि इस बैच में हम लोगों ने लगभग 11 फैकल्टीज रखी हुई। मैं बिल्कुल मुंह पे बोल रहा हूँ, एक भी कम नहीं होगी बल्कि ज्यादा होगी। एक भी कम नहीं होगी फैकल्टी, बल्कि ज्यादा होगी। 8 फैकल्टीज हम लोग फिंगर्स पे मेरे, जो कि टेक्निकल पार्ट पढ़ाएगी। 6 तो इसी मंथ में ले आएंगे हम लोग। अभी 15 से मकर संक्रांति है, तब तक 3 फैकल्टी अपना काम पढ़ा करके दूसरे में चली जाएगी, और दूसरी 3 फैकल्टी नीचे वाले बैच में आ जाएगी। इस तरह से हो जाएगा। तो कुल मिला के जो अपनी फैकल्टीज है, लगभग टेक्निकल पार्ट के लिए लगभग 7-8 तो रेडी हैं, और नॉन टेक्निकल 4, ऐसे 12-13 फैकल्टी तो आराम से आप लोगों को पढ़ाएंगे। क्योंकि हम लोग का मानना यह है कि एक फैकल्टी सब कुछ कवर नहीं कर सकती, और एक फैकल्टी को हम लोग एक यूनिट वाइज चलेंगे तो वो अपने यूनिट के हिसाब से अच्छे क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं। और क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि हेलिक्स से जो क्वेश्चन का लेवल है, वो ही क्वेश्चन जो डॉक्टर्स पेपर बनाएंगे। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा कि यूपी के अंदर, एमपी के अंदर जो टेक्निकली जो स्टाफ है, लैब टेक्नीशियन इंचार्ज वगैरह है, जो अच्छा पढ़े हुए हैं, जो फैकल्टीज हैं, क्योंकि वहाँ पर एकेडमिक सेक्शन होता है। एकेडमिक के लिए मतलब वहाँ पर टेक्निकल टीचिंग फैकल्टी है, वहाँ एलटी। यहाँ पर कोई टीचिंग फैकल्टी नहीं है। हमारे यहाँ टीचिंग फैकल्टी पैथोलॉजिस्ट ही है, देखा जाए तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो वही पेपर बनाएंगे, तो पेपर का लेवल अप रहने वाला है। पेपर का लेवल अप रहेगा, हिस्टोपैथोलॉजी में जरूर रहेगा। हिस्टोपैथोलॉजी हो सकता है कि हमारे से बाहर क्वेश्चन आ जाए, 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हिस्टोपैथोलॉजी हमारे से बाहर आ जाए। तो हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, इनका पेपर का लेवल इतना अप रहने वाला, मैं आज बता रहा हूँ। बायोकेमिस्ट्री का भी अप रहने वाला है। एनाफिजियो मैं आपको बता रहा हूँ इन कंपेरिजन ईजी रहेगा। एनाफिजियो जो एमपी यूपी के अंदर डिटेल में बहुत अच्छा आता है, वो इनका मैं आज कह रहा हूँ, देख लेना। एनआरटी फिजियोलॉजी जो है इन कंपेरिजन अपने यहाँ थोड़ा सा कम रहेगा इन कंपेरिजन, और ज्यादा वेटेज, अच्छा वेटेज रहेगा माइक्रो का, अच्छे क्वेश्चन, बायोकेमिस्ट्री अच्छे क्वेश्चन, हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोलॉजी ये अच्छे क्वेश्चन होंगे। और कुछ जो बेसिक लेबोरेटरी आप लोग काम करते हो, तो ब्लड बैंक में रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर है, और नॉर्मल वैल्यू से 3 क्वेश्चन मान के चलो, आज लिख के ले लो कि साहब बिलीरुबिन का नॉर्मल, तो 3 क्वेश्चन 100%, 70 में से 3 क्वेश्चन नॉर्मल वैल्यू से कंफर्म है, आज लिख के ले लो।
तो नॉर्मल वैल्यू आपको सबकी याद होनी चाहिए। नॉर्मल वैल्यू से 3 क्वेश्चन पक्के हैं, आज लिख के ले लो। डिजीज से लगभग आपके 6 क्वेश्चन पक्के हैं आज लो। डिजीज में कौन कौन सी, या तो रिकेट विटामिन वाली डिजीज हो गई है ना, रिकेट्स वाली हो गई, नाइट ब्लाइंडनेस वाली। तो कुल मिला के जो फिक्स क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब 40 नंबर का जो मैटर है तो फिक्स एरिया से आने वाला है, और वो लगभग सब टीचर पढ़ाएंगे भी। जो कहानी होगी ना वो होगी अगले 30 पे कि यार ये 30 में से जो क्वेश्चन बनेंगे ना वो टफ लेवल के होंगे, वो लोग आपका रैंक डिसाइड करेंगे। मतलब एक तरीके से सरकार की तैयारी ये है कि अगर हम भविष्य में एग्जाम बेस करवाएं पेपर को तो कितना सफल होंगे, बस इसकी प्लानिंग चल रही है। आने वाली भर्तियां आप लोगों को 99% एग्जाम बेस ही मिलेगी, बाकी तो मैं तो कौन होता हूँ क्योंकि सरकार करेगी वो काम। तो ठीक है, चलो तो फटाफट से थैंक यू सो मच। जो अपना सेशन चल रहा है वो एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन के जो बच्चे हैं उनके लिए चल रहा है। दूसरा ग्रुप 5 एमपी के अंदर अभी परमानेंट वैकेंसी आई हुई है, उसके अंदर राजस्थान वाले बच्चे भर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो एमपी ग्रुप 5 की जो वैकेंसी है उसके जो एमसीक्यूज है वो भी अपन यहाँ पे कवर करेंगे। तो एमपी के अंदर मैं आपको बता दूं कि हमारा लेवल, अगर हेलिक्स का लेवल कवर कर लोगे एमपी ग्रुप 5, आपका सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि एमपी का लेवल तो बहुत ही लो है राजस्थान के क्वेश्चन पेपर से, बहुत ही नॉर्मल लेवल क्वेश्चन आने वाला है एमपी ग्रुप 5 में। इजिली मैं बोलूँ ना कि हमारे जो यहाँ के टॉपर है ना वो तो इस एग्जाम को इजीली निकाल दे, इतने लेवल, बहुत इजी लेवल क्वेश्चन आएगा। एरिथ्रोपोइसिस कितने दिन का होता है, ऐसे क्वेश्चन। एरिथ्रोपोइसिस कहाँ होता है, ऐसे क्वेश्चन। बहुत नॉर्मल लेवल क्वेश्चन है, ज्यादा अच्छे मतलब ऐसे बहुत बढ़िया लेवल। और आरआरबी यहाँ पे अच्छे क्वेश्चन और थोड़ा सा ऑथेंटिक क्वेश्चन आते हैं। ऑथेंटिक मतलब कि नॉर्मल रेंज से क्वेश्चन आएगा तो दूर दूर डिस्टेंस आएगी। जैसे मान लो यूरिया का नॉर्मल लेवल मान लो 150 के आसपास में है ना, तो ऑप्शन रहेगा 150, 400, 700, ऐसा नहीं मिलता जुलता। तो बहुत ऑथेंटिक पेपर आता है आरआरबी का, और एक भी क्वेश्चन बोनस नहीं मिलता। मतलब बहुत ही अच्छे लोग बनाते हैं इस पेपर को, आपको करेक्शन नहीं मिलता। तो आरआरबी जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है इसके अंदर कभी आपको बोनस नहीं मिलेगा। सारे क्वेश्चन बहुत डायग्नोस करके बनाए जाते हैं कि कोई सा भी आरआरबी का देख लो आज तक का पैरामेडिकल एग्जाम, कोई में भी ऐसा नहीं हो कि साहब क्वेश्चन गलत आ गया या बोनस मिला। इसके ऑथेंटिक है। अपने यहाँ गड़बड़ हो सकती है क्योंकि राजस्थान है, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ये सब चीजें देखने को मिल सकती है। लेकिन जो एमपी ग्रुप 5 है इसका जो भी भाई हेलिक्स से पढ़ रहा है इसका कोर्स अलग से लॉन्च कर दिया है। जो एमपी वाला बच्चा है उसको हम एनएचएम के साथ नहीं खींच रहे हैं। एमपी वाले बच्चे उनकी ऑनलाइन क्लास अलग से लगा रहे हैं हम लोग, तो आप लोग ले सकते हो एमपी ग्रुप 5 में, है ना। चलो तो फटाफट से चलते हैं अपन लोग स्पेशल एमसीक्यू। और मैंने एमसीक्यूज के लिए एक बैच चलाया हुआ है केवल स्पेशल एमसीक्यू के लिए, जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र बैच। मैं एक चीज बताता हूँ, हमारे बैच चलने वाले कौन कौन से हैं। एक एनएचएम का बैच चल रहा है, एक एमपी ग्रुप 5 का बैच चल रहा है, एक आरआरबी का बैच चल रहा है। इसके अंदर जो एमसीक्यूज आएंगे वो तो आएंगे आएंगे। कोई बच्चा साहब ऐसा है कि मेरे को सिर्फ एमसीक्यूज करने हैं, उसका स्पेशल बैच लॉन्च करूंगा मैं 15 जनवरी को। क्यों? कि आपने केवल एमसीक्यूज करनी है ना हेलिक्स के, मैं गारंटी दे रहा हूं कि मतलब बहुत तरीके से उसके अंदर हम लोग बुक भी रखेंगे, हेलिक्स की बुक जिसके अंदर 5000 एमसीक्यूज, और यहाँ की ब्रह्मास्त्र सीरीज आपने कर ली ना बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। लेकिन वो बच्चे कौन से होंगे कि साहब मैंने तो बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, तो थोड़ा सोच समझ के, है ना। लेकिन ब्रह्मास्त्र उन लोगों के लिए कि जिन्होंने साहब बहुत अच्छी पढ़ाई कहीं से कर रखी है, उन सब लोगों के लिए ना। तो ब्रह्मास्त्र सीरीज जो है, ब्रह्मास्त्र बैच है, तो उस पर सीधी सी बात है, अब की बार सिलेक्शन पे बार मैं एल के गौतम स्वागत करता हूं आप लोगों का हेलिक्स पैरामेडिक क्लासेस में। ना टाइम जाया करते हुए फटाफट से अपन चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 है ना, गोल्डन बटन दिख रहा है आप लोग 2, और एक एक क्वेश्चन आप लोगों को बहुत मजेदार होगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट करिएगा, समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो फटाफट चलते हैं अपन लोग। जितनी भी बालिकाएं बच्चियां मैं उनको बताता हूँ, बच्चों आप लोगों के पास तो अंतिम मौका है। लड़कियों का कभी नहीं देखा जाता कि संविदा पे लगी हुई कैसे लगी, मैं आपको बताता हूँ। हमारे लड़के तो फिर भी स्ट्रगल करते हैं। लड़कियों ये जो बैच है, क्योंकि मैं बताऊं कि ठेका पे चल रहा है अभी क्या, 1.5 लाख, 2.25 लाख, 1.65, 1.75 बालिकाओं पर। क्योंकि हम मध्य वर्गीय परिवार है, तो हमारी सोच क्या होती है माता पिता की, यार इतने में तो शादी कर देंगे, इतने तो दहेज का थोड़ा सा सामान आ जाएगा। तो आप लोगों के लिए बच्चों ये अंतिम मौका है। या फिर कुछ मेरिड है बच्चियां, है ना, अभी कल एक बच्ची ने एडमिशन लिया है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे दुखी हैं कि सर हम तो घर का ही खर्चा नहीं हो पा रहा, हमारा मैनेज कैसे करें। तो ऑनलाइन बेस्ट ऑप्शन है, ऑनलाइन बेस्ट ऑप्शन है। और ये पिछले बार का जो हमारा बैच था हमने 16,000 ऑनलाइन कर रखा था, इस बार हमने बहुत कम कर रखा है, तो फटाफट जाके ज्वाइन कर लो, बहुत ही मिनिमम रेंज पर ही है इस बार। चलिए फटाफट से क्वेश्चन पे चलते हैं बंदे। देखिए ये मैंने व्हाइट कर रखा है और पहला क्वेश्चन है, यूरिक एसिड इज एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक हो, क्या क्वेश्चन है इसके बारे में फटाफट से देख लेते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आप लोगों को बता दूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 पे अपन लोग चल रहे हैं। यूरिक एसिड इज एंड प्रोडक्ट
ऑफ मेटाबॉलिज्म, किसके मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट। देखो सुनो, मान लो कोई ए केमिकल है और ये हमारी बॉडी के अंदर है, समझना, कोई भी ए केमिकल है जो हमने फूड के द्वारा क्या लिया, बॉडी के अंदर लिया, और जो भी बॉडी के अंदर चला जाता है केमिकल उसको बोलते हैं बायोकेमिकल। क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल या बायोमोलिक्यूल। समझ में आ रही बात? जैसे मान लो हरी सब्जी खाते हो आप लोग, तो हरी सब्जी में क्या है, उसकी सेल वॉल है, सेलुलोज वगैरह जो भी सब बॉडी में जा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, सेलुलोज बायोमोलिक्यूल। आपने कोई गन्ने का जूस पिया तो सुक्रोज क्या हो गया, बायोमोलिक्यूल। तो जो भी केमिकल हमारी बॉडी में गया, खाने को तो जूस है, गन्ने का जूस, लेकिन केमिकल क्या है, सुक्रोज है। आई बात समझ? तो जो भी बॉडी के अंदर गया वो क्या है, बायोमोलिक्यूल। अब कोई भी बायोमोलिक्यूल लास्ट में टूटता है, मान लो एक, फिर वो टूटा एक्स में, फिर टूटा वाई में, फिर टूटा जेड में, आगे बात है, जो फाइनल जिस चीज में टूटा उसे बोलते हैं एंड प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? एंड प्रोडक्ट। के साथ इसका एंड प्रोडक्ट ये रहा। अब क्वेश्चन ये पूछा कि यूरिक एसिड किसका एंड प्रोडक्ट होगा। इसने बोला कि साहब एंड प्रोडक्ट तो क्या है, यूरिक एसिड है, लेकिन भाई साहब किसका एंड प्रोडक्ट होगा, एक्स, यानी किसके टूटने से यूरिक एसिड बनेगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। हिंदी में क्या बोला हुआ है कि साहब मेटाबॉलिज्म यूरिक एसिड अंतिम अंतिम उत्पाद है, कि भाई किसके मेटाबॉलिज्म का अंतिम उत्पाद क्या है, यूरिक एसिड। समझना मेरी बात को। चलो सबसे पहले आता हूं मैं नीचे चलते सर, पिरिमिडिन। देखो पिरिमिडिन क्या होता है, हमारा जो नीचे का ऑप्शन ले लेते हैं कि भाई कौन सा ऑप्शन। पिरिमिडिन क्या होता है, सुनो, ये अपना डीएनए होता है, बोलो हाँ ना बोलो। डीएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड। क्या है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं बेटा, कौन कौन से बोलो, डीएनए और आरएनए, दो प्रकार के होते हैं। तो सब दो प्रकार के, जो डीएनए है और एक दूसरा क्या है अपना आरएनए। और डीएनए आरएनए के अंदर आपने देखा होगा कि ऐसे बॉन्ड बनते हैं, है ना, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये सब, है ना। चलो, तो आपके डीएनए के अंदर क्या क्या मिलते हैं, आपके डीएनए मिलते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ठीक है। और आरएनए क्या मिलता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन की जगह यूरेसिल मिलता है। ये ध्यान रखना, आरएनए के अंदर थाइमिन नहीं मिलता। क्लियर है? अब सुनो, अब देखो ये एडेनिन गुआनिन ना, चाहे वो डीएनए में हो चाहे आरएनए में, ये एडेनिन गुआनिन क्या होते हैं, आपके प्यूरिन होते हैं। क्या होते हैं, प्यूरिन। बहुत बढ़िया। और ये वाले जो होते हैं ना आपके, ये वाले कौन से, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, ये सब क्या होते हैं आपके, पिरिमिडिन। आगे बात समझ, ये क्या होता है, पिरिमिडिन। बहुत बढ़िया। तो अपने दो है, एडेनिन गुआनिन क्या है, प्यूरिन है, साइटोसिन थाइमिन क्या है, पिरिमिडिन है, और यूरेसिल क्या है, पिरिमिडिन। अगर पिरिमिडिन का टूटेगा, कभी पिरिमिडिन टूटा तो एंड प्रोडक्ट जो बनता है, पिरिमिडिन जब भी टूटेगा, भाई क्वेश्चन का कुछ और भी तो हो सकता है ना, तो इसका जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जब भी टूटेगा। और कहां से ले रहे हैं अपन, अब यार सीरीज बात है, अपन बथुआ खा रहे हैं, तो बथुए के अंदर उसकी सेल्स है, न्यूक्लिक एसिड है, तो वो खा रहे हैं, तो उसका जो एंड प्रोडक्ट आएगा क्या आएगा, CO2 आएगा, तो H2O बनेगा, CO2 H2O, है ना, CO2 बन जाएगा, H2O बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो ये जो एंड प्रोडक्ट बनेंगे, एक यूरिया बन जाएगा, CO2 H2O यूरिया, ये सब चीजें बन जाएगी। तो एंड प्रोडक्ट अपने को क्या चाहिए, यूरिक एसिड, और बन क्या रहा है, यूरिया। इसका मतलब पिरिमिडिन से तो यूरिया बनेगा, ना कि यूरिक एसिड। तो इस हिसाब से पिरिमिडिन का आंसर नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात? पिरिमिडिन का एंड प्रोडक्ट कौन है, यूरिया प्लस CO2 प्लस H2O, लेकिन यूरिक एसिड नहीं है। बहुत बढ़िया, तो ये ऑप्शन है। क्रिएटिनिन क्या होता है, क्रिएटिनिन कैसे बनता है, समझते हैं इस चीज को। तो ये समझ में आया? ठीक है, अब बात करते हैं अपन क्रिएटिनिन की। देखो साहब, ये हमारा मसल है। मसल कहाँ होती है पता है क्या, ये हमारी बोन होती है, बोलो है ना। मसल के चारों ओर क्या होती है, मसल, बोन के चारों ओर क्या होती है, मसल होती है, बोलो है ना। मसल, मास जो बोलते हैं ना, मास, नॉन वेजल बच्चे समझ सकते हैं, मसल, ये मसल टिश्यू। और जो हमारा मसल टिश्यू होता है ना, इसके अंदर एक प्रोडक्ट है कार्निटीन, सॉरी क्रिएटिन। क्या है, क्रिएटिन। और इस क्रिएटिन का जब ब्रेकडाउन होगा ना, तो क्या बनेगा, क्रिएटिनिन। क्या बनेगा, क्रिएटिनिन। और ये क्रिएटिनिन क्या कर दिया जाएगा, यूरिन के द्वारा डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो क्रिएटिनिन तो खुद एक एंड प्रोडक्ट है, आई बात में। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता भाई, क्रिएटिनिन से थोड़ी ना यूरिक एसिड बन सकता है, ये तो खुद एंड प्रोडक्ट है, ये तो अपना
किडनी निकाल देगा, तो ये भी अपना, तो pyrimidine तो क्या है, इसका एंड प्रोडक्ट तो क्या है, यूरिया CO2H2। आपका जो क्रिएटिनिन है बच्चों, क्रिएटिनिन क्या है, जो हमारा मसल टिश्यू है उसके अंदर क्रिएटिन है, उसका ब्रेकडाउन होगा तो क्रिएटिनिन बन रहा है जो हम यूरिन के द्वारा बाहर निकल रहे हैं, तो ये तो खुद एंड प्रोडक्ट है, तो ये किसी का एंड प्रोडक्ट क्या बनाएगा, हिपेरिन एंटीकोएगुलेंट है, हमारी बॉडी में जो रक्त होता है उसको जमने से रोकता है। अगर हमारी बॉडी में खून है तो जम नहीं रहा, तो क्या उसके अंदर, बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल एंटीकोएगुलेंट है बॉडी के पास, नाम क्या है, हिपेरिन, जो नहीं जमने देगा। अब अपना आता है प्यूरिन। देखो समझ लो, प्यूरिन का मतलब ही बात करी थी, एडेनिन ग्वानिन वो है ना, जब इनका आप क्या करोगे, मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म का टूटना या बनना, तो एडेनिन ग्वानिन का जब भी मेटाबॉलिज्म होगा बच्चों, समझना, जब भी एडेनिन और ग्वानिन का मेटाबॉलिज्म होगा तो बनेगा क्या, यूरिक एसिड। क्या बनेगा, यूरिक एसिड। और मेरा सेकेंडरी वाले बच्चों को पता है ये चीज, बोलो हाँ है ना। अब वही क्वेश्चन, अब यूरिक एसिड बन गया, अब क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन अगर मैं तुम लोगों को घुमा देता, ये मैंने घुमाया नहीं आज क्वेश्चन की, पहले कुछ इजी दे रहा हूं, अगर मैं क्वेश्चन ये बनाया था कि गाउट जो है वो किसके एंड प्रोडक्ट से बन हो रहा है, तो प्यूरिन के एंड प्रोडक्ट से, क्योंकि अगर यूरिक एसिड ज्यादा मात्रा में, भाई अपने न्यूक्लिक एसिड ज्यादा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है, यूरिक एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में बन रहा है, अब यूरिक एसिड ज्यादा मात्रा में बना तो साहब घुटनों में जाके जमा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गाउट हो जाएगा। तो इस एक तरीके से सेकंड ईयर के गाउट टॉपिक का क्वेश्चन, समझ में आ रही बात, तो क्वेश्चन वही है, बस तरीके चेंज हो गए। अब ये क्या करेगा, यूरिक एसिड जाकर के क्या होता है, अपने यहाँ पे जमा हो जाता है और वो एरिया फूल जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टॉफी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टॉफी। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत नॉर्मल लेवल का था क्वेश्चन था। तो प्यूरिन क्या है, प्यूरिन एडेनिन ग्वानिन है, जब इसका मेटाबॉलिज्म होगा ये यूरिक एसिड बनाएगा। और अच्छा कि इसकी प्रक्रिया मैंने सेकेंडरी में लिखवा रखी है जो बच्चे, लेकिन वैकेंसी वाले बच्चे मत पढ़ना प्रक्रिया, क्योंकि नहीं आएगा, तो मैं कोई भी प्रक्रिया वहां पे पूछने वाला नहीं है, समझ में आ रही बात। तो प्रक्रिया है 3-4 स्टेप की प्रक्रिया की, कैसे वो बनेगा, लेकिन आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये याद रखना गाउट जो होता है वो कब होगा, जब प्यूरिन जो होगा उसका मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो जाएगा तो यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, तो यूरिक एसिड का ब्लड में बनना क्या होता है, यूरिसेमिया। क्या होता है, यूरिसेमिया। और यूरिक एसिड बढ़ गया तो वो जाएगा जॉइंट्स में, और जॉइंट्स फूल जाएंगे, हम लोग क्या बोले, टॉफी, या फिर बाद में क्या क्रिएट हो जाएगा, गाउट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलो अच्छा क्वेश्चन है, मैंने खुद ने इसको डिजाइन किया है कि एक तो क्वेश्चन अलग था, फिर मेरे माइंड में आ गया, अभी भी गाउट पढ़ा है हम लोगों ने सेकंड ईयर में, तो मेरे माइंड में आ गया एक क्वेश्चन वहां से बनाते हैं ना, तो ऐसे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आप लोग खुद से डिजाइन किए हुए, कि ऐसे क्वेश्चन आप लोग को लगभग है ना। हाँ अच्छा, और ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे जो यूट्यूबर हैं जो MLT, वो तो उनके पास भी मिल जाएंगे, तो मैं भी कहीं ना कहीं सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कंप्लीट हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ कि मैं भी सीखता हूँ। ऐसे मेरे 4th फेवरेट टीचर हैं यूट्यूब पर, जो मुझे लगता है कहीं एक बहुत अच्छे टीचर है, मैं नाम अभी मैं ले नहीं सकता यूट्यूब पे, लेकिन भाई क्या लेवल है, मतलब पैथोलॉजिस्ट का जो लेवल है ना, उससे तगड़े लेवल का क्वेश्चन था। तो वो खुद एक्चुअल में PhD है MLT के अंदर, तो सीखता हूँ, मैं भी आज भी सीखता हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं सीख रहा हूँ, ये ज़्यादा अच्छी बात है। सीखना इंसान के जिंदा होने का प्रमाण है, सीखना बंद तो इंसानियत खत्म, फिर क्या दिमाग उल्टा चलता है, फिर और चीज़ों में इसको लूट लो का पार्ट क्वेश्चन है। अब तुम लोग, ये क्वेश्चन आ गया साहब, ये क्वेश्चन तुम्हारे पास आ गया, एजोटेमिया नहीं पढ़ा हुआ, सच्ची बताओ, इसको क्वेश्चन को मैंने बिना देखे किया है। आप लोग को जो ट्रिक आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, ट्रिक। एजो मतलब क्या होता है समझ लो, एजो मतलब क्या होता है, एजो मतलब होता है नाइट्रोजन। हम लोग क्या कहें लेटिन में, एजो किसको बोलते हैं, नाइट्रोजन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अब जिस भी क्वेश्चन में ऑप्शन में नाइट्रोजन है वो आंसर हो जाएगा। अब देखो कैसे, शुगर नहीं हो सकता, दूसरे में भी शुगर है, ग्लूकोज एक तरह से नहीं हो सकता, यूरिया में नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन ये नहीं हो सकता, फिर शुगर नहीं हो सकता, तो यूरिया क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट है, बोलो हाँ है ना। और क्रिएटिनिन भी क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट है। अब एक तरीके से मैं आपको याद कर रहा हूं कि साहब एजोटेमिया का मतलब होता है यूरिया और क्रिएटिनिन का प्रेजेंट होना, भाई क्यों दिमाग लगाना है, इजी ट्रिक है। एजो मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो क्या है, यूरिया और क्रिएटिनिन, ये दोनों नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट अपने, तो एजोटेमिया क्या हो जाएगा। अब एजोटेमिया क्या होगा, यूरिया और क्रिएटिनिन क्या हो रहा है, रिलीज नहीं हो रहा, मियाँ जहां भी आ जाए मतलब ब्लड, खून खराबा, मियाँ मियाँ देखो, तो बुरा मत मानना मुस्लिम लोग, तो बकरा ईद तो खून खराबा, एक तो थोड़ा सा मेरा पढ़ा है, अगर बुरा लगे तो कोई बात नहीं, यूट्यूब से हटा देंगे, और तो क्या है ना, लेकिन सच्चाई थोड़ा याद करो भाई, मियाँ मतलब ब्लड, खून खराबा एक तरीके से ना, कि जो बकरी, हालांकि हिंदू भी करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा समझ लो थोड़ा ट्रिक के हिसाब से, तो मियाँ यानी ब्लड हो गया। एजो मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग मटेरियल,
तो कौन सा मैटर, यूरिया और क्रिएटिनिन जब भी ब्लड में बढ़ गया तो क्या हो गया, वो एजोटेमिया हो गया। लेकिन केवल यूरिया की बात, केवल यूरिक एसिड की बात करो तो यूरिसेमिया, आई बात समझ। लेकिन अगर मान लो एक कॉमन वर्ड ले लो एजो, तो क्या है कि जो भी नाइट्रोजन वेस्ट ब्लड में बढ़ रहा है उसे हम लोग क्या बोल देंगे, एजोटेमिया। समझ में आ रही बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। और ये अच्छा क्वेश्चन कब आता है कि साहब अब है ना बायोकेमिस्ट्री में इस बार सोच लिया कि मेरे ये बहुत लल्लू क्वेश्चन में से एक है कि साहब बच्चे को कितनी नॉलेज है, डीप नॉलेज, और बहुत छोटी चीज है ये। अब आपको एजो का मतलब समझ में आ गया तो आगे तो आपको दिक्कतें नहीं है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा समय कम है और टाइम पर चीजों करेंगे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, हाँ जी, ये अब देखो मैंने ये क्वेश्चन ले लिया है, ये क्वेश्चन आरआरबी में आ सकता है कि आरआरबी पता है क्या करता है, आरआरबी एक काम करता है कि साहब मैंने 50 क्वेश्चन दे दिए अच्छे अच्छे और 10 क्वेश्चन दे दिए बहुत अच्छे और 10 क्वेश्चन दो बिल्कुल लो लेवल, 8वीं क्लास से उठाओ क्वेश्चन कि साहब लिटमस पत्र क्या करता है, लाल करता है, नीला है तो बायोकेमिस्ट्री भैया, है ना। आप यूरिन डिप टेस्ट करते हो नहीं करते हो, एसिडिक यूरिन है या बेसिक यूरिन है, उसमें लिटमस होता है, आपने देखो होंगे बहुत सारे। आप देखो सुनो, इसका भी ट्रिक मैंने बना दिया है क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन पेपर्स में आ रहे हैं, ये मेरे खुद का आ रहा है, 2019 का क्वेश्चन उठा के देखना है, गुण से पहले वाले में। देखो ये एक अपने पास कंटेनर है, ठीक है, और ये दूसरा कंटेनर है, और ये हमको पता किया हमने कि ये एसिड है इसके अंदर, ठीक है, और ये जो दूसरा वाला है इसके अंदर क्या है, बेस है। समझ में आ रही बेटा, ये क्या है, बेस है, ठीक है। अब समझना, एक एसिड है दूसरा क्या है अपना बेस है। अब मेरे को क्या डालना है, ये लिटमस पेपर होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। एक मिनट मैं इसको कर देता हूं, कौन सा कलर, ये वाला, ये लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर। अब ये लिटमस पेपर मैंने डाला, हमको मान लो पता नहीं एसिड बेस, हमको नहीं पता, तो हमने क्या डाला, किस लिटमस पेपर को डाला, किसके अंदर, एसिड के अंदर। क्या डाला, एसिड के अंदर। तो एसिड के अंदर ये लिटमस पेपर जो इस तरह का है ना, वो क्या हो जाएगा, उस लिटमस पेपर का कलर किस तरह से हो जाएगा बच्चों, इस तरह का हो जाएगा, लिटमस पेपर पूरा कैसे हो जाएगा, लाल कलर हो जाएगा। और यही लिटमस पेपर अगर मैंने इसमें डाल दिया, किसके अंदर, बेस के अंदर, तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, ब्लू। कैसा हो जाएगा, ब्लू। मतलब बेस क्या करता है, लिटमस पेपर को ब्लू करता है, और एसिड क्या करता है, लिटमस पेपर को रेड करता है। अब ये हमको याद नहीं रहता साहब, ये हमको याद नहीं रहता, तो हमने क्या किया, देखो इसको ट्रिक बना रखी हमने। क्या एसिड को अम्ल बोल दो, बोलो हाँ है ना। और अम्ल क्या कर रहा है, हिंदी में याद होगी ट्रिक, अम्ल क्या कर रहा है, लिटमस पेपर को लाल कर रहा है, बोलो लाल कर दो। तो क्या लास्ट में दोनों क्या है, क्या बस याद हो गया, अम्ल क्या करता है, लाल करता है, तो क्षार करेगा, नीला करेगा, हो गया। समझ आ रही बात। तो आपका जो एसिड क्या करता है, मैं हमेशा जब क्वेश्चन कराता हूँ ना, मैं इस तरह से करवाता हूँ कि भाई बच्चे ने हो सकता है थ्योरी नहीं पढ़ी हो, क्वेश्चन में ऐसी ट्रिक दे दो कि उसको थ्योरी भी याद नहीं होना तो क्वेश्चन याद कर क्वेश्चन करिए वो। इसलिए एमसीक्यू का जो लेवल है, अशोक सर जो है अपना एक अलग लेवल तैयार कर रहे हैं, अभिलाषा मैम अलग लेवल तैयार कर रही है, डॉक्टर नरेंद्र अपना अलग लेवल तैयार कर रहे हैं, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी आएगा, अप आएगा, भयंकर अप आएगा, तो उनका एक अलग लेवल चल रहा है। हमारे जो अच्छे, मैं नाम नहीं ले सकता यूट्यूब पे, जो डॉक्टर्स हमारे जो साथ में बहुत सहयोगी हैं, एचओडी लेवल तक के दोस्त हैं, मित्रवत हैं, वो लोग अपना एक अलग अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब सर रिक्वेस्ट से आ रहा है, पैसा नहीं दे रहे कि सर प्लीज कोई अच्छा क्वेश्चन दे दो ना, कोई बुक से दे दो, उनको तो बस क्लिक ही करना कि यार ये देख अप लेवल इतना जा सकता है, भाई तुम बीएससी एमएलटी बच्चे तो एग्जाम देंगे तो इतना जा सकता है, ये भेज रहा हूँ मैं। तो अगर उनसे मेरे को 100 क्वेश्चन मिलते हैं तो मेरे लिए वो रिक्वेस्ट आ रहा है, कोई पैसा नहीं दे रहा उनको, तो व्यवहार मान लो। और कहीं ना कहीं सच्चाई बताऊँ कि पेपर भी ऐसे लोग ही बनाएंगे तो तुम थोड़ा सा वो मिल रहा है, तो वो भगवान की कृपा है और अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं। अब मैं अगला जो सेशन लाऊंगा ना, अभी कल ही एक बच्चे को मैंने पेपर दिखाया, मैं कह रहा हूँ कि वो पेपर जो हमने, मैं खुद मजाक नहीं कर रहा, उस पेपर को सोल्व करने में मुझे खुद को 2 घंटे लगे। वो उन्होंने दे दिया मुझे कि ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेवल अप हुआ तो इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, और बिल्कुल बीएससी एमएलटी सिलेबस से। और यकीन नहीं मानोगे, वो क्वेश्चन लैंग्वेज ही टफ थी, बाकी पेपर इजी था वो। अब मैं उसको करा रहा हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि यार अपने कितना मतलब दिमाग, मतलब आपने एमसी वाला क्वेश्चन हमने कल परसों किया था, तू था शायद, तू नहीं था पता नहीं, तो छुट्टी पे था, कल की बात है, परसों छुट्टी पे था क्या, हाँ तू था शायद। एमसीबी क्वेश्चन कर रहे थे अपन लोग, तो एमसीबी पे ऐसा था कि एमसीबी वाला क्वेश्चन को रिलेट कर दिया कहाँ से, डायबिटीज से। तो कहाँ डायबिटीज, कहाँ एमसी फर्स्ट ईयर का टॉपिक, तो वो जो कोरिलेशन हुआ है ना,
ये इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। ये 10 क्वेश्चन जो कोरिलेट बनेंगे ना कि साहब डायबिटीज क्या एमसीवी को अफेक्ट कर सकती है क्या? हमेशा क्वेश्चन यही थोड़ी आएगा कि एमसीवी का नॉर्मल लेवल क्या होता है। अब डायबिटीज एमसीवी को इफेक्ट कैसे कर सकता है, लीवर डिजीज एमसीवी को इफेक्ट कैसे कर सकता है। तो फर्स्ट सेकंड ईयर में कोरिलेट करके जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना, वो मजे आएंगे। तो उसमें क्या क्या अपना माइंड ओपन होगा। देखो मैं सच बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे तो ऐसा सोच के बैठे हैं घर पे, अरे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो आएगा पढ़ लेंगे। बेटा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हम लोग कोई भी कोचिंग हो 45 के लिए ही पढ़ाते हैं या 60 के लिए पढ़ा लेंगे। हम पूरा टेक्स्ट बुक पीट गोड़ कर, इतनी मोटी इतनी मोटी, एक हाथ में तो आएगी भी नहीं, इतनी मोटी गोड़ कर उसको टेक्स्ट बुक को पढ़ोगे तब पता लगेगा कि तुम पढ़ क्या रहे हो। सच्चाई बताऊंगी, तुम तो ज्यादा नहीं, जो अभिलाषा मैम है अपने, उनकी तुम एक काम करना, वो कॉपी पढ़ लेना तो पता लग जाएगा कि बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। समझ आ रही बात? तो कुल मिला के अच्छा पढ़ोगे ना तो कंटेंट अच्छा मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ये तो खत्म हो गया कि लिटमस किस कलर में कन्वर्ट करेगा। ये अपना रेड होता है, इसको हिंदी में लाल कहते हैं। ये अपना क्वेश्चन खत्म। चलो आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, आगे की ओर बढ़ते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन है, हाँ 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 हाँ, ये क्वेश्चन देखो, सुनो सुनो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। नॉर्मल वैल्यू पूछी जाती है बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारी, उनमें से एक बहुत अच्छी वाली है HbA1c की नॉर्मल वैल्यू, है ना। अब देखो सुनो, हमारा क्या होता है, आरबीसी होता है, बोलो हाँ ना बोल। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, अपना एच बी होता है, हाँ ना बोल। आरबीसी होता है, इसके अंदर क्या होता है, एच बी होता है। इस एच बी का टाइप है एक HbA1c। क्या टाइप है, A1c। HbA1c, एच बी भांति भांति प्रकार का होता है, वो थ्योरी क्लासेस में कवर कर लोगे आप, है ना। थ्योरी क्लासेस में कवर कर लोगे भांति भांति प्रकार, लेकिन अपन अच्छे एमसीक्यूज में चल रहा है। तो A1c जो टाइप है एचबी का, वो क्या करता है कि बॉडी के अंदर जब भी ग्लूकोज बढ़ेगा, आ रही बात समझ, जब भी बॉडी के अंदर ग्लूकोज बढ़ेगा और बहुत ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज बढ़ गया, मतलब डायबिटीज हो गई, तो ये ग्लूकोज क्या कर लेगा, इसको कौन ट्रैप कर लेगा, A1c कर लेगा। तो ये दोनों भाईबंद हो गए क्या, ना तेरे साथ ही जीना है तेरे साथ ही मरना है, बोलो है ना। और ये कब तक बढ़ेगा, जब तक ये आरबी से रहेगा, बोलो है ना। मतलब 3 महीने तक। अगर मेरे को 3 महीने पुरानी डायबिटिक हिस्ट्री जाननी हो तो मैं क्या कर लूंगा, HbA1c टेस्ट कर लूंगा। क्लियर है कि नहीं भाई। ये आरबीसी, इसके अंदर एचबी है। एचबी कौन सा टाइप है, HbA1c। ये ग्लूकोज को ट्रैप करेगा, उससे बाइंड करेगा, और 3 महीने तक बेटा, 3 महीने तक, 3 मंथ, शुगर लेवल को डिटेक्शन देगा। और ये मैं बकायदा सेकेंडरी में पढ़ाता हूँ। क्वेश्चन कैसे आता है, या तो परसेंटेज वैल्यू पूछेगा, या पूछेगा भाई कितने महीने की डायबिटीज को आप डायग्नोस कर सकते हो पिछले 3 महीने। और 3 महीने क्यों बोलते हैं, क्योंकि लाइफ साइकिल आरबी से कितना है, 120 दिन। देखा जाए तो 4 महीने, लेकिन भाई 4 महीने कुछ जल्दी टूटती हैं, या फिर कुछ ग्लूकोज लेट ट्रेप करेगी, ऐसे जाते थोड़ी ट्रेप कर लेगी, है ना। तो 3 महीने पुराना डायबिटिक हम लोग क्या कर सकते हैं इससे। तो आपको पूछे कि आपको HbA1c अगर ग्लूकोज को डिटेक्शन करना हो बॉडी शुगर का, तो हम साल में कितनी बार HbA1c टेस्ट करेंगे, 4 बार, 3 चौक 12, तो 4 बार। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। अब सुनो, जो भी HB ग्लूकोज से जुड़ता है, तो क्वेश्चन कैसा आता है, एक क्वेश्चन और बन जाता है कि ग्लाइकोलेटेड HB कौन सा टाइप का हीमोग्लोबिन बनाता है, HbA1c। की ग्लूकोज को ट्रैप करने का किसके पास है, केवल A1c के पास। क्लियर है कि नहीं। और इसका नॉर्मल रेंज, अगर भाई साहब ग्लूकोज अगर हमने टेस्ट किया, मान लो मेरे को डायबिटीज नहीं है, तो मेरा HbA1c का रेंज कितना आना चाहिए भाई, जितना ज्यादा होगा उतना ग्लूकोज को ट्रैप करेगा। अगर ये कम है तो ग्लूकोज कम ट्रैप कर रहा है, बोलो है ना। तो इसका जो नॉर्मल वैल्यू है कितना होगा, बता दो। हाँ, ज्यादा 3 से 6%। ठीक है, 3 से 6% क्या होगा, परसेंटेज लगाना भूल गया। तो ये सॉरी, ये गलत है, यहाँ से उठाना बेटा। ये हिंदी अनुवाद कई बार गलत होता है। HbA1c का सामान्य वैल्यू क्या है, 3 से 6%, है ना। ये 6 से ऊपर होते ही तो डायबिटिक है। लास्ट केस है 6.5, इससे ऊपर जाते तो डायबिटिक है। और 5% भी क्या है, प्री डायबिटिक है। अगर ये 5% होता ना, 3 से 5, तो ज्यादा बढ़िया था। पर 3 से 6% तो मतलब 6 से ऊपर जाते ही, कुल मिला के आप 5.5% को भी प्री डायबिटिक बोलते हो। हालांकि 5, 5.5, अगर यहाँ पर अगर ऑप्शन होता ना 3 से 5, वो ज्यादा आंसर सही होता। लेकिन 3 से 6 ठीक है इसके अंदर है, लेकिन 6 से ऊपर जितने भी है ना, वो मतलब है डायबिटीज है, वो नॉर्मल नहीं है। ये क्वेश्चन तो आना चाहिए, अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो गड़बड़ है। ये वो क्वेश्चन है जो नॉर्मल वैल्यू पर फेमस क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा है। समझ में आ रही है बात, हाँ ना बोल। शकुंतला,
चलो बेटा, एक ही से बात कर रहे थे अभी। पापा पढ़ा रहे हैं, अच्छी मेहनत करना, ठीक है, और इतनी अच्छी मेहनत करना कि रिजल्ट आ जाए, मजा आ जाए, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। चलो, ये आज का जो यूट्यूब सेशन है क्लास के साथ में हो रहा है बच्चों, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे बता देना यूट्यूब वाले बच्चों ना, वैसे होगी नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये अपना खत्म है, कोई बड़ा क्वेश्चन था नहीं, चलो आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, अरे यार, ये क्वेश्चन तो तुम बताओगे, ये क्वेश्चन तुम बताओगे कि भाई बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए, देखो क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ एक बार तो ना। विच पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक जूस, मतलब गैस्ट्रिक जूस कहाँ से निकलता है, देखो जी, ये अपना ऐसे ऐसे करके एक चीज होती है, एक थैला है, उसको क्या बोलते हैं, स्टमक, क्या बोलते हैं, और स्टमक के अंदर, वेरी गुड। कहाँ कमजोर है तू बता, तो खुद को कमजोर फील क्यों करता है, ऐसे पढ़ाई में कमजोर, वैसा वाला कमजोर नहीं है ना। और स्टमक जो जूस निकालता है डाइजेशन, से कौन सा जूस बोलते हैं, बताओ जी, हाँ ना बोलो, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, बहुत बढ़िया। तो एक्चुअल में जो स्टमक है उससे जो जूस निकल रहा है वो कौन सा जूस है, गैस्ट्रिक जूस, बहुत बढ़िया आनंद। तो गैस्ट्रिक जूस में बैक्टीरिसाइडल एक्शन, जीवाणु भक्षण करने का एक्शन गैस्ट्रिक जूस में किसके पास है, सुनो। गैस्ट्रिक जूस मतलब स्टमक का जूस का कौन सा भाग इस जूस के अंदर, अब जूस मतलब बहुत सारे लिक्विड आएंगे, बोला है ना, जीवाणु नाशक का काम करता है, कि गैस्ट्रिक जूस में से कौन सी चीज है जो जीवाणु का नाशक करेगा, देखो जी साहब, पेप्सिन जो है ये तो प्रोटीन का पाचन करने का काम करता है, किसका, प्रोटीन का पाचन, समझ में आ रही बात, तो इसका कोई रोल नहीं है, बैक्टीरिया को कोई नुकसान ही नहीं पहुंचाएगा, क्लियर है कि नहीं। दूसरा रेनिन, रेनिन क्या करेगा, ये तो पढ़ा ही नहीं था, वेरी गुड, शाबाश बेटा, कर सकता है, अच्छा कर सकता है, कैपेसिटी है, थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा करना, तेरे पास थ्योरी थ्योरी अच्छी है तेरी मेरे हिसाब से, तो ज्यादा क्वेश्चन करना कर लेगा, बहुत बढ़िया। मिल्क का पाचन, डाइजेशन ऑफ मिल्क, बहुत बढ़िया। अब इंट्रिंसिक फैक्टर का बता दे, अगर तूने ये बता दिया मजा आ जाएंगे, तू बताएगा हमारा पढ़ाई हुआ है, जल्दी बता भाई ये चलो कोई बात नहीं, देखो इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है, देखो सुन, नहीं 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 नहीं, नहीं देखो सुन, गैस्ट्रिक सेल, बेटा तू बताएगी, नहीं बताएगी, चलो कोई बात नहीं। देखो जी, इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, देखो सुनो, ये कोई डाइजेशन में हेल्प नहीं करता। आज एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, ये बच्चों के बाल झड़ते नहीं, बाल बाल झड़ते हैं, लड़कियों के बाल ज्यादातर झड़ते हैं, है ना, सुनना मेरी बात, हमारे वेजिटेरियन जो वो लोग हैं उनके पास एक दही नाम चीज होती है, क्या होती है, दही। और नॉन वेजिटेरियन में मीट वगैरह में, मीट मान लो, उनके पास में एक अच्छी चीज होती है, उसका नाम क्या है, विटामिन बी 12, क्या नाम बेटा, विटामिन बी 12। और आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी कि कभी भी विटामिन का डाइजेशन नहीं होता, हमेशा क्या होता है, अवशोषण होता है, कभी भी विटामिन डाइजेशन पढ़ा है क्या, कि साहब विटामिन इसमें टूटा, हमेशा क्या होता है, अवशोषण। और ये अवशोषण कहां से होगा, यहां से होगा, अंदर अंदर कहां होगा, ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल से क्या होगा, विटामिन बी 12 आएगा, क्या आएगा, मान लो फूड है, और फूड के अंदर क्या है बेटा, आपका विटामिन बी 12 है, बोलो हाँ ना बोल, ये फूड के अंदर आपने मीट खाया या क्या खाया, आपने दही वगैरह खाया, और विटामिन बी 12 क्या आना यहाँ पर आया, अवशोषण करना है। और इस विटामिन बी 12 के अवशोषण के लिए एक फैक्टर काम करता है, जिसका नाम क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर, समझ आ रही बात। तो इंट्रिंसिक फैक्टर का काम क्या है, विटामिन बी 12 का अवशोषण करवाना। अब सुनो, क्वेश्चन ये नहीं आएगा, अब क्वेश्चन घुमाता हूं, कि साहब इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है, विटामिन बी 12 का अवशोषण नहीं हो रहा, तो क्या दिक्कत होगी, आरबीसी का साइज नॉर्मल से बढ़ जाएगा, सुनो सुनो सुनो, और नॉर्मल से बढ़ गया तो वो आरबीसी कोई काम की नहीं है, तो क्या एनीमिया हो गया क्या, तो उस एनीमिया को बोलेंगे परनीशियस एनीमिया। आ गई बात समझ, तुम सब लोग परनीशियस एनीमिया तो पढ़ते हो, लेकिन इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं पढ़ते, तो कारण क्या है, हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के पास में एक फैक्टर रिलीज करती है, तो नाम है इंट्रिंसिक फैक्टर। ये विटामिन बी 12 का अवशोषण करेगा और कहां दे देगा, ब्लड वेसल्स को दे देगा। अब विटामिन बी 12 का अवशोषण कौन नहीं कर पाएगा, जिसके पास इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है। अब विटामिन बी 12 नहीं है तो आरबी साइज नॉर्मल से बड़ी हो जाएगी, जिसको या तो आप क्या बोलोगे, मैक्रोसाइटिक, क्योंकि साइज बड़ी है, या फिर परनीशियस एनीमिया हो जाएगा। तो क्वेश्चन आ जाता है कि इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी से होने वाला एनीमिया कौन सा है, परनीशियस एनीमिया। तो परनीशियस एनीमिया बहुत फेमस क्वेश्चन रहा है, तो आने वाले क्वेश्चन सीरीज में वो आ जाएगा, है ना। चल, पर HCl क्या कर रहा है, एसिड है भाई साहब, खाने के साथ वो कीड़ा मकोड़ा बैक्टीरिया सब खत्म करने का काम किसका है,
HCl का, तो आंसर क्या होगा HCl। समझ, HCl क्या करता है, इस स्टमक का पीएच कितना है, क्वेश्चन आ रखा है वैकेंसी, बता दो भाई स्टमक का पीएच कितना होता है। बहुत तगड़ा एसिडिक होता है, पता है कि तुम लोगों को, बहुत तगड़ा एसिड, नॉर्मल एसिड नहीं है, जो तेजाब वाला होता है ना वो भी, उससे भी तगड़ा। 1.8 पीएच है, 1.8, किसकी वजह से, HCl की वजह से। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि स्टमक का पीएच होता है कितना, 1.8। दूसरा क्यों होता है, HCl। तो HCl का दूसरा काम क्या है, तो बैक्टीरिया को कहा किसी को मार देगा, ये तो आ रही है बात समझ में। तो आप अपना आंसर क्या आएगा, HCl। समझ में आ रही है बात, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलो, ये मेरे हिसाब से तो लल्लू क्वेश्चन में से आता है, जिनको मैं 40% मानता हूं। आगे चलते भाई, अरे यार एक और, ये तो तुम बताओगे, अगर तुमने नहीं बताया ना, ये परसों की क्लास में ही था ये, जल्दी बताओ। क्वेश्चन सुन लो, कौन सा एंजाइम है जो कि सुक्रोज को फ्रक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। बेटा जी, नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाएगा, घबरा मत। हाँ हाँ, तुम उड़ गए यार, तुम उड़ कैसे बात कर रहे हो तुम, है। ये हुई ना बात, वेरी गुड वेरी गुड। देखो सुनो बेटा, ये पढ़ के गई है, यही पढ़ गई थी क्या सेकंड ईयर। हाँ देखो बेटा, ये देखो सुक्रोज है, ठीक है। सुक्रोज किसमें टूटता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज टूटता है, बोलो हाँ है ना, ग्लूकोज और प्लस फ्रक्टोज। अब देखो सुनो, सुक्रोज का हम लोग एक नाम और बोलते हैं क्या, इनवर्ट शुगर, प्रतीप शर्करा, क्या बोलते हैं, इनवर्ट शुगर। अब आज एक बहुत बड़ी कहानी बताऊंगा तुम लोगों को, अगर इसमें एक ऑप्शन होता इन्वर्टेज, सुक्रोज मान लो माल्टे सुक्रोज, और यहां पर होता इन्वर्टेज होता, समझ रहे हो। तो अब इसके ऊपर एंजाइम जो होगा, या तो इसमें काम करेगा सुक्रेज, सुक्रोज तोड़ने वाला कौन होगा, सुक्रेज, या फिर इसमें काम कौन करेगा, इन्वर्टेज, बोलो हाँ है ना। या तो अब इसके हिसाब से तो आंसर क्या जाएगा, सुक्रेज जाएगा, बोलो हाँ ना, बोलो फटाफट। लेकिन मेरा दूसरा ऑप्शन होता इन्वर्टेज, तब क्या होता आंसर, तब आंसर होता इन्वर्टेज। क्यों होता मैं बताता हूं, पहले बताया हुआ है कि हमारी बॉडी के अंदर इन्वर्टेज काम करता है, और यही चीज हम केमिकली बाहर करते हैं, सुक्रेज काम करता है। आगे बात समझे, तो आंसर इन्वर्ट है तो इन्वर्टेज आएगा, अगर दोनों ऑप्शन है तो अदरवाइज क्या आंसर आएगा, सुक्रेज, आपका आंसर आएगा। यहाँ पर तो ऑप्शन होगा सुक्रेज, समझ में आ रही बात, तो खत्म हो गया, ठीक है। क्वेश्चन अगर यहाँ पर सुक्रेज क्यों इन्वर्टेज होता तो भी आंसर, तो सुक्रेज और इन्वर्टेज दोनों आप आंसर मान के चलो, क्लियर है। चलो, तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था कि कौन सा एंजाइम है जो सुक्रोज को फ्रक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ता है, तो कौन सा आएगा, सुक्रेज, और सुक्रेज क्या करेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देगा। बहुत बढ़िया, आनंददायक। चलते हैं आगे, आगे चलो बेटा जी। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वो आगे जो मैं आपको बताया था मैंने कि मैं कुछ क्वेश्चन को लेवल अप करूंगा। अब ये लेवल अप क्वेश्चन है, लेवल अप क्यों करूंगा कि मेरा हेलिक्स का बच्चा 70 में से 68 की गारंटी ली है मैंने, 68 मेरे कंटेंट में से आएगा, मतलब आएगा, हेलिक्स में से आएगा 70 में से 68। दो क्वेश्चन में अप डाउन मार रहा हूं, वो भी मैं होगा नहीं, तो अप डाउन वाला क्वेश्चन है। देखो जी, ड्राई माउथ, सूखा गला, सूखा ओना मुंह, कोज्ड बाई माउथ ब्रीदिंग, मतलब जो है अपना माउथ ब्रीदिंग में भी दिक्कत आ रही है, और डेफिशिएंट सलाइव सिक्रेशन, मतलब सलाइवा मतलब लार भी नहीं बन रही इन माउथ को, माउथ के अंदर ऐसी प्रक्रिया हो रही है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सुनना। मुंह में सांस लेने या मुंह में लार के स्राव की कमी के कारण होने वाले सूक्ष्म मुंह की कंडीशन को क्या कहा जाता है, ठीक है। चलो, पहला ऑप्शन है केलेगोग। केलेगोग क्या होता है वो समझो पहले तो। देखो केलेगोग क्या है, ये आपका ड्यूटेन। अब देखो सुनो, हर चीज हम लोग फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा सकते, मैंने बताया हर चीज हम लोग फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा सकते। वहाँ टारगेट पहले 45 होता है, उसके बाद 55 होता है, फिर 60 जाता है, फिर बच्चों को देख के 80 जाता है, फिर हम लोग आरपीएम से रैंक 1 तक लाते हैं। ऐसा हम लोग 4 बार कर चुके हैं रैंक 1 लाना, और ऐसे ले जाता हूँ मैं, मेरे को लग रहा है ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चे चीज ठीक है, इतना कर गया इतना कर गया, और पहली क्लास में पता लग जाता है कि बच्चा अच्छा कर रहा है, यहाँ जाएगा। फिर उसको कमल कमजोर है तो कमल को पहले 45 तक पहुंचाओ, कमल ज्यादा इंटेलिजेंट है फिर 55 तक पहुंचाओ, फिर और ज्यादा इंटेलिजेंट 60 तक। हर बच्चे के हिसाब से साइकोलॉजिकल टीचर वही होता है जो कमजोर बच्चों को ले जाए। टीचर वो नहीं होता कि एलन का वो बैच अलग से ले जाओ साहब, इनको
अच्छे मार्क्स से उनका बैच अलग ले जाओ, रैंक 1 लाएंगे बात, ऐसा वो बैच नहीं होता। आप, मेरा कोर्स एक टाइम पर, मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर भर्तियां आएंगी एग्जाम बेस पर, अगर फ्यूचर में एलएन से ज्यादा महंगा कोर्स बिकेगा अगर मेरा पर्सनल कोर्स हो, मैं आज बता रहा हूँ। क्योंकि मैं बैच लूंगा गारंटेड के साथ, 2 लाख का बैच है, 10 लाख का बैच है, 5 लाख का बैच है, 1 लाख का बैच है, सिलेक्शन गारंटी, सिलेक्शन नहीं तो पैसा नहीं, वो बैच भी लाऊंगा। और कमजोर से कमजोर बच्चे लूंगा, उनको सिलेक्शन करवाने में मजा लगा आता है। फिर सब पढ़े हुए बच्चे, उनको सिलेक्शन करना कौन सी बड़ी बात, कौन सा क्या उखाड़ लिया, तो खुद ही पढ़ लेते, पास जाते, थोड़ी दिन और अच्छे कर लेते। बात है जो कमजोर बच्चों को निकाले, है ना, तब आता है मजा। तो टीचिंग जो स्किल है भगवान का दिया हुआ है, तो सब क्यों ना उन बच्चों में योगदान मिले, उन लोगों को जो कमजोर है या एवरेज है ना। तभी तो आप लोग बैठे हो, वरना क्यों आते हैं, है ना। तभी तो एक दिन के अंदर 22 एडमिशन ऑनलाइन है, ये कहीं ना कहीं भगवान की कृपा है ना। चलो आगे चलते हैं। अब क्या लागो क्या होता है, ये ड्यूडेनम, ठीक है। और यहां पर क्या है बच्चे, ये आपका पैनक्रियाज, चलो जी। और यहां पर बेटा आपका क्या होता है, लीवर, जानते हो, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, छोटी छोटी बातें करें चलो। और लीवर के अंदर 2 लोब होते हैं बेटा, है ना। ये वाला जो लोब है इधर वाला, इसको कौन सा लोब बोलते हैं, राइट लोब। इसके पास क्या है, गोल ब्लैडर, बोलो हाँ ना बोलो, ठीक है चलो जी साहब। और कहानी क्या है वो सुनो, कहानी ये है कि इधर से ट्यूब निकलेगी, इधर से ट्यूब निकलेगी, मिक्स होगी और ये इधर आके इधर ओपन हो जाएगी, बोलो हाँ ना बोलो। अब देखो सुनो, यहां पर क्या बनेगा, बाइल बनेगा, पित्त बनाएगी, यहाँ की जो सेल है लीवर की सेल क्या बनाएगी, पित्त बनाएगी, बोलो हाँ ना। और ये बाइल क्या करेगा, यहां से यहां जाएगा, बोलो हाँ ना। और यह क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, बोलो हाँ ना, हाँ ना बोलो। और इसको, ये स्टोर हो रखा है, ये कब आएगा, जब खाना आएगा तब यहाँ पर आएगा, बोलो हाँ ना। अब मान लो साहब ड्यूडेनम के अंदर क्या आ गया, यहाँ पर खाना आ गया, खाना आएगा तो खाने में क्या बेटा, तेल भी खाया तुम लोगों ने, बोलो हाँ ना। तेल को क्या बोलते हैं, लिपिड, हाँ ना बोल, चलो जी लिपिड। अब लिपिड क्या है कि लिपिड को तोड़ना है, तेल को तोड़ना, क्योंकि हमारा पूरा बॉडी पानी से बना है, तो लिपिड को तोड़ने को क्या बोलता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड, क्या बोलते हैं, बोलो इमल्सिफिकेशन, एक बार बोलो तेज बोलो, वेरी गुड। तो अब क्या करना है, इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड करना है, लिपिड को तोड़ना है, डाइजेशन नहीं करता। क्वेश्चन पूछेगी साहब क्या बाइल लिपिड का डाइजेशन करता है, गलत स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है। बाइल लिपिड का इमल्सिफिकेशन करता है, डाइजेशन नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तोड़ करके उसको केमिकल चेंज नहीं कर रहा, मतलब तोड़ करके वैसा वैसा ही बना रहा है, कुछ भी अंदर चेंज नहीं किया केमिकल। तो बाइल क्या नहीं करता, डाइजेशन नहीं करता, केवल इमल्सिफिकेशन करता है, केवल लिपिड को तोड़ने का काम करता। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड कौन करेगा, बाइल। तो साहब बाइल को यहां पर आना पड़ेगा, बोलो हाँ है ना। तो ये जो स्टिमुलेट करेगा बाइल को, कि बोले भैया जाओ, इसको स्टिमुलेट करने की जरूरत है, गोल ब्लैडर को, बोलो हाँ है ना। कौन क्या करेगा, स्टिमुलेट, क्या करने की जरूरत है, उत्तेजित करने की जरूरत है, भैया खाना आ गया है, स्टिमुलेट करेगा। और स्टिमुलेट करने का काम कौन करता है, केलेगोक। आगे बात समझे, केलेगोक क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा गोल ब्लैडर को कि जाओ बेटा, आपका बाइल जाना है और लिपिड को तोड़ना, वही बाइल यहां से निकलेगा और पेनक्रियाज के साथ साथ पेनक्रियाटिक हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट साथ मिलकर यहाँ पर आएगा और केलागुक क्या कर देगा, आपके बाइल का इमल्सिफिकेशन कर देगा। केलेगुक तो ये होता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है लेक्सरस्टोमी। ये देखो एक्चुअली क्या क्वेश्चन मेरा ही बनाया हुआ है ना, इसके अंदर थोड़े चेंज किए हुए। तो एक्चुअली इसका जो दूसरा ऑप्शन है ना, वो मैंने चेंज कुछ और था, मैंने कर दिया। तो ये दूसरा ऑप्शन कोई, ये मेरे से गलत हो गया, ये वैसे भी आंसर नहीं है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था, लेक्सरस्टोमी। तीसरा ऑप्शन है कि भाई ड्राई माउथ का जो रीजन है वो क्या है, इस कंडीशन क्या होता है, जीरोस्टोमिया। जीरो मतलब क्या होता है, जहां पर पानी नहीं होता। तो वैसे अगर अपन इस ऑप्शन को नहीं देखते, मैंने तो ये समझा केलेगो क्या होता है, लेकिन जीरो मतलब क्या होता है, जहां पर पानी नहीं होता। तो पानी कहाँ नहीं है, माउथ के अंदर नहीं, तो ऑप्शन क्या जाएगा, जीरोस्टोमिया। मेरे को समझाना जीरोस्टोमिया नहीं था, मेरे को समझाना केलेगोक था, इसलिए मैंने क्वेश्चन केलेगोक डाला और फिर जीरोस्टोमिया समझाया। और जीरो क्या होता है, जहां पर ड्राई माउथ, ड्राई मतलब जहां पानी नहीं, वो जीरो है। तो ऑप्शन तो सीधा समझ में आ रहा था, जीरो। तो तुमको क्वेश्चन तो ये समझ, लेकिन हमेशा ध्यान रखना, हम लोग क्या करते हैं, देखो कौन सा अच्छा लग रहा है तुमको, अरे लीज जीरोस्टोमी अच्छा लग रहा है, यही करते हैं, यही आएगा, ये करके आता है। ऐसा नहीं होता है ना कि यही करते, बस ये आंसर है ना। या फिर क्या करते तुम, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 100 90 100, नहीं यार 90 100 ऐसे करोगे फिर ऊपर कर दोगे ना, ऐसा नहीं करना है। करता मैंने भी किया है अपने टाइम में, मैंने भी तो किया ही है। चलो, और कई बार तुक्के सही भी लग जाता है, फिर 90 100 में कई बार क्या होता है, सही हो जाता है, फिर आगे बोलता रहे यार तुक्के वाला सही हो गया, लेकिन तब भी कौन सा सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन तो पढ़ने वालों को होता है हमेशा, है ना। चल आगे चलते,
बहुत बढ़िया बेटा, आगे चलते हैं अपन लोग। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। सुक्रोज को तोड़ने के लिए सुक्रेज काम आता है। मैं एक्चुअल में यहाँ पे इन्वर्टेज करना चाह रहा था, मैं एक्चुअल में रिपीट नहीं करना था, मेरे को इन्वर्टेज करना था, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया पूरा पूरा ही। तो सुक्रोज को तोड़ने का काम सुक्रेज करता है, ये मेरे को इन्वर्टेज करना था, बट आंसर अब सुक्रेज आएगा इसके अंदर। ठीक है, कोई बात, अगला चलते हैं। हाँ 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 हाँ, अब बताओ, ये है तो अब जिन्होंने थोड़ा ही पढ़ रखा है ना वो कर लेंगे। एंजाइम है एरेप्सिन, सुनना क्या काम करता है वो बात की बात है। एंजाइम क्या है? एरेप्सिन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज, आर्जिनेज, एमाइलेज, माल्टेज, सुक्रेज, सुक्रेज, लैक्टेज आर प्रेजेंट इन, किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? क्या इंट्रिंसिक फैक्टर के अंदर प्रेजेंट होते हैं? क्या गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं? क्या सक्कस एंट्रिकस के अंदर प्रेजेंट होते हैं? हिंदी में क्या बोल रहा है कि भाई इरिप्सिन एंजाइम है, न्यूक्लियस एंजाइम है, न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम है, न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम है, आर्जिनिनेज एंजाइम है, एमाइलेज एंजाइम है, माल्टेज एंजाइम है, सुक्रेज, ये सुक्रेज नहीं, सुक्रोज नहीं, सुक्रेज, लैक्टेज जैसा एंजाइम किसके अंदर मौजूद होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 इंट्रिंसिक फैक्टर के अंदर, ऑप्शन नंबर बी सक्कस एंटेरिकस के अंदर, ऑप्शन नंबर सी गैस्ट्रिक जूस के अंदर। बताओ भाई, फर्स्ट एड से रिलेटेड जल्दी बता, आ रहा है क्या? चलो जी आओ पढ़ाते हैं। नहीं आ रहा? जल्दी जल्दी जल्दी, देखो बेटा जी सुनो, देख इंट्रिंसिक फैक्टर तो बता दिया कि साहब ये स्टमक होता है, ठीक है, यहाँ पर एक फैक्टर होता है, वो क्या करेगा, फूड से विटामिन B12 लेगा और कहाँ दे देगा? ब्लड में दे देगा। तो ये अकेला फैक्टर है, इसके अंदर इतने सारे एंजाइम नहीं हो सकते, तो पहला ऑप्शन तो नहीं है आंसर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन चलते हैं गैस्ट्रिक जूस। जो इस पेट से जो गैस्ट्रिक जूस निकलेंगे, आपको पता है कि गैस्ट्रिक जूस का मतलब केवल प्रोटीन का पाचन, बोलो हाँ है ना? पेट के अंदर केवल प्रोटीन का पाचन होता है, तो यहाँ पर केवल क्या मिलता है? पेप्सिन, रेनिन जैसी चीजें मिलती है, बोलो हाँ है ना? तो यहाँ के अंदर एमाइलेज तो मिल ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन भी गलत। अब बचा सक्कस एंटेरिकस। नहीं, सक्कस एंटेरिकस होता क्या है? हाँ वेरी गुड, देखो सुनो, अब कैसे निकलता है इसकी कहानी सुनते हैं। सक्कस एंटेरिकस क्या होता है, सुनो बेटा, ये आपका स्टमक था, भूल जाओ इसको, और अभी ये क्या है? ड्यूडेनम, बोलो हाँ ना बोलो। और ये क्या है आपका? पैनक्रियाज। और सुनो जी, सुनो 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 कहानी सुनो, और ये क्या है आपका? लीवर, बोलो हाँ ना? बहुत बढ़िया। और जैसे ही मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या था आपका? यूरिनरी ब्लैडर। समझ में आ रही बात? चलो बहुत बढ़िया, कहानी सुनो, बहुत बड़ी प्यारी कहानी। जैसे फूड आया, सबसे पहले किसने स्टिमुलेट किया? कैलेगोग ने किया कि भाई फूड आ चुका है। और जैसे ही कैलेगोग यहाँ से स्टिमुलेट होगा, यहां से कहा जाएगा? बाइल आना चालू हो जाएगा, बोलो हाँ ना? उसी टाइम पेनक्रियाज से क्या निकलेगा? एंटेरोकाइनेज। क्या निकलेगा? एंटेरोकाइनेज। और एंटेरोकाइनेज कहां जाएगा? इंटेस्टाइन की म्यूकोसा। समझना मेरी बात को, ये मान लो ड्यूडेनम है, पूरा बड़ा क्वेश्चन समझो, और यहां पर क्या आपका? पैनक्रियाज, बोलो है ना? अब फूड का पाचन होके स्टमक से यहां पर आ चुका है, स्टमक मतलब आमाशय से फूड का पाचन होके यहां पर आ चुका है। अब यहाँ पर क्या है? पैनक्रियाज है। अब भाई साहब इंटेस्टाइन का जूस निकले तो पाचन करना है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं कर सकता। हमारा क्या होगा? यहां से पैनक्रियाज से निकलेगा एंटेरोकाइनेज। क्या निकलेगा? एंटेरोकाइनेज। और एंटेरोकाइनेज कहां पर काम करेगा? इस इंटेस्टाइन की म्यूकोसा पे काम करेगा। बोले भाई शत्रु आ चुके हैं, आक्रमण करो, जूस निकालो। और फिर जो एंटेरोकाइनेज जो जूस निकलवाएगा, उसका नाम क्या है? सक्कस एंटेरिकस। क्या नाम है? सक्कस। अब सक्कस मतलब क्या है? श्रावण। और एंटेरोकाइनेज की वजह से श्रावण हुआ, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? सक्कस एंटेरिकस। है तो इंटेस्टाइन का जूस, लेकिन काम किसने करवाया? एंटेरोकाइनेज ने। इसका नाम क्या है? सक्कस एंटेरिकस। और इसके अंदर तुमको पता है कि जहां कहीं पाचन नहीं होता, यहां पर सबका पाचन हो जाएगा। एमाइलेज किसका कर देगा? कार्बोहाइड्रेट का। माल्टेज, सब कुछ, सबका पाचन हो जाएगा। न्यूक्लिक सब जितने भी एंजाइम होते हैं वो सब कहाँ होते हैं? इसके अंदर, इंटेस्टाइनल जूस के अंदर। तो सक्कस एंटेरिकस क्या करेगा बेटा? ये जूस है पूरा, और उस जूस के अंदर ये सारी रामायण होती है, और ये सारे रामायण क्या करते हैं कि सारे फूड का पाचन कर देते हैं। और सारे फूड का पाचन कहाँ होता है? जो कुछ भी नहीं पचा वो सब कहाँ पच जाता है? अपनी आहार नाल की छोटी आंत में, और छोटी आंत में सक्कस एंटेरिकस पूरा पाचन कर देता है। समझ में आ रही है बात?
सक्कस एंटेरिकस क्यों नाम पड़ा? क्योंकि एंटेरोकाइनेज का सक्कस की वजह से सक्कस आया ये। तो सक्कस एंटेरिकस साहब एंटेरोकाइनेज जाएगा और इस इंटेस्टाइनल जूस से सिक्रेट करवाएगा सक्कस एंटेरिकस, मतलब सॉरी आहार इंटेस्टाइनल म्यूकोसा क्या करेगा? सक्कस एंटेरिकस। समझ में आ रही बात? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था ये, ठीक है, हो गया कंप्लीट, है ना। अगला चलते हैं, समय मेरे पास है अभी 1 घंटा होने का, लेकिन अपने पास क्वेश्चन है भी तो करते हैं, आगे चलते हैं बेटा फटाफट फटाफट से आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ भाई, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन ये। मैं हमेशा नॉर्मल रेंज पे 1-2 क्वेश्चन हमेशा डेली ले रहा हूँ ताकि क्वेश्चन आते हैं। बाइल का सिक्रेशन कितना होता है हमेशा ध्यान रखो, 500 ml से 1000 ml। अभी चूंकि लीटर में है तो कितना आ जाएगा? 0.5 से 1 लीटर। हम देखो सुनो, हम सांस लेते हैं ना एक बार, वो कितना था? 500 ml नॉर्मल, ठीक है। अब सुनना, इसी बहुत बड़ी कहानी है। अब जो मोटा हो जाता है ना आदमी, उसका क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम कम हो जाता है ना। तुम तो सिर्फ इतना ध्यान रखो, बाइल जो होता है ना, बाइल जितना तुम अच्छी सांस लोगे उतना अच्छा बाइल काम करे। इसलिए बोलते हैं कि साहब सुबह सुबह भाग दौड़ करने से बाइल एक्टिवेट होता है। तो जितना तुम्हारा टाइडल वॉल्यूम है ना, उतना आपका बाइल है। टाइडल वॉल्यूम 500 ml है, बाइल कितना होता है? वही 500-700 होता है। तुम टाइडल वॉल्यूम को बढ़ाओगे, ऊपर सांस लंबी ऊपर नीचे करोगे तो डाइजेशन अच्छा होता ही नहीं होता है। बाइल भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। बाइल भी तेल को अच्छे तोड़ता है। तो बाइल को ऐसे याद रख सकते हो, बाइल और टाइडल वॉल्यूम एक जैसा है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? एक बार हमारे मैडम ने सांस लिया 500 ml, 500 ml छोड़ दिया, ये टाइडल वॉल्यूम है। आगे बात सुन, अब सांस हमने ज्यादा बढ़ा दिया तो टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, उसका अपन इंस्पिरेटरी कैपेसिटी वगैरह कुछ बोलता आ गया ना, वो तो आगे की बात है। लेकिन जितना सांस लेते हैं उतना ही क्या होता है बाइल से। तो इसे याद रख लो, 500 से 1000, 500-700 होता है। लेकिन क्योंकि अपने पास ऑप्शन में और कोई अच्छा ऑप्शन बैठ नहीं रहा, तो आंसर आएगा 0.5 से 1 लीटर। 500 से 700 ml होता है, तो 500 से 1000 ml याद रखो, ठीक है। इतना पित्त निकालता है कौन? अपना लीवर। और बाइल का काम क्या है? लिपिड को तोड़ना, ना कि लिपिड का पाचन करना। इमल्सिफिकेशन लिपिड इज द फंक्शन ऑफ लिपिड बाइल, नॉट द डाइजेशन ऑफ लिपिड, राइट। चल बहुत बढ़िया। तो बहुत प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन था, खत्म हो गया। आगे चलते हैं, बिंदास पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, ये बात वही मैं कहता हूँ ना, एक क्वेश्चन तो ऐसा दूंगा, 2-3 क्वेश्चन देंगे। चलो करो, क्वेश्चन क्या है फटाफट से पढ़ो। क्वेश्चन क्या है देखो सुनो, गैलेक्टोसेमिया, समझो समझो समझो, एक मिनट देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ये। गैलेक्टोसेमिया इज कॉमनली ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच एंजाइम? भैया किस एंजाइम की कमी से आप लोगों को गैलेक्टोसेमिया देखने को मिलेगा? हिंदी में पढ़ो, गैलेक्टोसीमिया आमतौर पर किसकी कमी के कारण होता है? ठीक है, अब देखो सुनो जी, बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है, इतना लल्लू क्वेश्चन है जो तुम अगर पढ़े होते ना ढंग से, तो अपन बायोकेमिस्ट्री क्या पढ़ के चलाते हैं? क्रेब्स साइकिल, यूरिया साइकिल और ग्लाइकोलाइज, बस खत्म। इतना ही पढ़ना है, बोले साहब 45 आने दो। ये लल्लू क्वेश्चन है, मजाक नहीं है। अब देखो सुनो साहब, मिल्क जो होता है, मिल्क दूध, मिल्क के अंदर होता है गैलेक्टोज। क्या होता है? गैलेक्टोज। और अल्टीमेटली इसको किस में टूटना है? मान लो ग्लूकोज के अंदर। किस में टूटना है? ग्लूकोज। अब साहब यहां पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है गाल्ट। अच्छा वैसे तो गाल्ट कहते हैं, वैसे इसका दूसरा नाम मैं आपको डिटेल में, जो इसका आंसर वही है गाल्ट, तो इसको शॉर्ट नेम है ना। और गाल्ट से इसका जो नेम है लार्ज नेम, वो मिलता जुलता भी नहीं है। नाम इसको गाल्ट बोला गया, बाकी जिसका पूरा नाम वो इस गाल्ट से मिलता भी नहीं है, अभी पढ़ेंगे। अब आपका गैलेक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो ब्लड में क्या बढ़ रहा है? बोलो गैलेक्टोज, बोलो है ना। और मिया हो गया तो गैलेक्टोसेमिया हो गया कि नहीं हुआ? तो गैलेक्टोसेमिया मतलब ब्लड के अंदर क्या बढ़ रहा है? गैलेक्टोज बढ़ रहा है, बोलो हाँ ना। बोल, मिया मतलब बढ़ना, इसमें ब्लड में क्या बढ़ना? गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोसेमिया हो रहा है, यानी गैलेक्टोज किस में नहीं टूट रहा? ग्लूकोज में नहीं टूट रहा है। तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास गाल्ट नहीं है। क्या नहीं है? गाल्ट। और गाल्ट का पूरा नाम बताऊं क्या है? मिलता जुलता नहीं है, सबसे बड़ी बात है गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफेरेज। तो इसकी कमी अगर है तो आपका जो मिल्क है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा। तो मिल्क कई बार क्या होता है? रिएक्शन कोज करता है बॉडी के अंदर, गैलेक्टोसीमिया हो जाता है। आ रही बात है? कई बार दूध में दिक्कत आती है साहब, दूध पीने से
दिक्कतें आ रही है इस बच्चे को, तो उसको बोलते हैं गैलेक्टोसेमिया। आई बात में। और किसी कमी से गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफेरेज, तो आंसर क्या आएगा? डी। समझ आ रही बात? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफेरेज, समझ में आ रही है बात? हाँ ना बोलो बेटा जी। बहुत बढ़िया, आनंद, शाबाश। चलो, ये एक अपना टॉपिक होता है, ये क्वेश्चन होता है अपना खत्म। अगला चलते हैं अपने पास, अगर क्वेश्चन है तो चलते हैं, होने तो चाहिए, देखते हैं बाकी। अरे यार, ये क्वेश्चन मैंने दिया है डाइटेटिक्स। देखो सुनो, हमेशा एक लल्लू क्वेश्चन ऐसा आएगा जो विटामिन से आएगा, प्रोटीन से आएगा, लल्लू क्वेश्चन कि साहब प्रोटीन किससे मिलता ज्यादा, है ना, विटामिन ए किससे मिलता है सबसे ज्यादा, विटामिन ए से डिजीज क्या होती है, तो मैं एक लल्लू क्वेश्चन हमेशा विटामिन का डालूंगा क्योंकि लल्लू क्वेश्चन आते हैं। तो भाई ये तो सीधा सा क्वेश्चन है कि प्रोटीन से ज्यादा किससे मिल रहा है इनमें से? सोयाबीन। अरे वाह, सीधी सी बात है ना। तो सोयाबीन में से ज्यादा प्रोटीन मिलता है। क्वेश्चन है कि भैया निम्न में से कौन सा प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है? तो सोयाबीन। लेकिन सुन लो सुन लो सुन लो, ज्यादा सोयाबीन खाने से लड़कों में जनन क्षमता कम हो जाती है। प्रोटीन रिच डाइट कम खानी चाहिए, ज्यादा प्रोटीन रिच डाइट खाओगे क्रिएटिनिन ज्यादा बनेगा। समझ रहे हो? तो 2 सोयाबीन 5 सोयाबीन जितना आपकी बॉडी टॉलरेंट कर सकती उतना खाना है। ज्यादा खाने से क्रिएटिनिन ज्यादा बनेगा बॉडी के अंदर, इनएक्टिवेशन बढ़ेगा, स्पर्म की जो स्पीड है वो कम होगी, यानी कि मर्दान की क्षमता समाप्त होती है। तो ज्यादा सोयाबीन नहीं खाना चाहिए। आई बात में? अच्छा ठीक, खाना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं खाना चाहिए। तो प्रोटीन के समृद्ध स्रोत क्या है? ये प्रोटीन। देखो किसी भी चीज की अति कमजोर है, समृद्ध स्रोत क्या खाना, और भी चीजें प्रोटीन के लिए, तो तुम्हें यही क्यों खाना है? तो सोयाबीन खाना चाहिए, लेकिन ज्यादा खाने से आप लोगों को प्रोटीन रिच डाइट होने से दिक्कत हो जाती है, ये भी ध्यान रखो। ठीक है, प्रोटीन एक टाइम तक आवश्यक है, तेल भी बॉडी का आवश्यक है, तेल नहीं पचना भी फिर नुकसान। तो एक पर्टिकुलर चीज, ठीक है, आगे। हाँ जी साहब, आगे आ जाओ। अरे यार, ये तो तुम ही बताओगे, इसको मैं बताऊंगा क्या? कोलेस्ट्रॉल लेवल, देखो भाई, नॉर्मल रेंज है ना, बहुत सारी लेबोरेटरीज दो नॉर्मल लेवल पे मैं हमेशा 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, मतलब मैंने कहा ना 3 क्वेश्चन तो मिनिमम है और 5 से ज्यादा बड़ी बात नहीं, नॉर्मल रेंज का क्वेश्चन अच्छा आता है। देखो 200 से 230 है, कहीं पे 240, ऑप्शन देखो, 450 तो खतरनाक हो गए, मोर देन 350 भी है, लेस देन 200 तो हाँ ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? लेस देन 200। तो आपका सीरम में कोलेस्ट्रॉल लेवल वैसे देखा जाए तो 200 से 230 लिखा हुआ, कहीं पर 100 से 240 लिखा हुआ, तो 200-250 एवरेज है। इससे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होना मतलब दिक्कत है। क्लियर है कि नहीं है? और तुम लाइपोप्रोटीन के भी नॉर्मल वैल्यू बताएंगे तो वहां से क्वेश्चन आप लोग के आते हैं। ठीक है, चलो तो इंपॉर्टेंट, आगे चलते हैं, अगला कोई क्वेश्चन चलते हैं अपन फटाफट से। ये बता दो भाई, अगर यूरिन के अंदर कीटोन बॉडी प्रेजेंट है तो कौन सा टेस्ट लगाओगे? कीटोन बॉडी प्रेजेंट है तो कौन सा टेस्ट लगाएंगे? है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई साहब, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए डाला गया है ना। तो आंसर क्या है? यूरिन में कीटोन बॉडी डायग्नोस करना तो क्या टेस्ट लगाएंगे? हाँ, अब तू ये बता, ये तो चल ठीक है, ये तो मैंने इसलिए दे दिया, तो ऊपर वाला ऑप्शन देखे एक बार कि हीट एंड एसिटिक एसिड, ये किसका पता लगाएगा? प्रोटीन, प्रोटीनूरिया, है ना। तो ये किसके लिए? प्रोटीनूरिया के लिए, प्रोटीन इन यूरिन, इसको डायग्नोस करेगा। बहुत बढ़िया। फोजेट टेस्ट, बाइल, नो, बाइल पिगमेंट, ये भाई भूल मत जाना, बाइल पिगमेंट इन यूरिन फोचेट है, बाइल सॉल्ट इन यूरिन हे टेस्ट है ना। बहुत सर, बाइल पिगमेंट इन यूरिन, अगर यूरिन के अंदर बाइल पिगमेंट आ रहा हो, है ना, उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग कौन सा करते हैं? फोचेट, बाइल पिगमेंट इन यूरिन। बहुत बढ़िया, आनंद। और फिर आ रहा है बेनेडिक्ट, ग्लूकोज ग्लाइकोसूरिया, ग्लूकोज इन यूरिन ग्लाइकोसूरिया। तो ग्लूकोज प्रेजेंट इन यूरिन को डायग्नोस करने के लिए कौन सा करेंगे? ग्लूकोज प्रेजेंट इन यूरिन। देखो सुनो जी, ये आपका खत्म हो चुका है, ब्रह्मास्त्र बैच का शायद अंतिम क्वेश्चन था ये, है ना, मतलब आज के सेशन का। यहाँ पर हम लोग, क्योंकि पूरा 1 घंटा हो चुका है, कि मुझे पता रहता है इतने क्वेश्चन, तो पिछली बार 1.25 घंटा चला गया था, तो वो हमने थोड़े से क्वेश्चन कम किए इस बार, कि प्रॉपर 1 घंटे में क्लास खत्म हो जाए। ब्रह्मास्त्र बैच में ऐसे ही घंटे भर क्लासेस चलेंगी, और ऐसे ही हम लोग जो बुक आ रही है 15 से 20 दिन के बीच में हमारा जो खुद का कोचिंग का बुक है वो आ जाएगा, तो जो बच्चे ऑनलाइन लेना चाहते हैं ले सकते हैं, है ना। उस बुक में हम लोग लगभग 5000 क्वेश्चंस का समावेश है ना। और लेकिन कोर्स इसलिए खरीदना कि हम नए नए क्वेश्चन और दे रहे हैं, क्योंकि वो 15 जनवरी तक, क्योंकि कुछ
डॉक्टर्स की हेल्प ले रहे हैं, कुछ पीजीएमएलटी वाले जो लोग उनकी हेल्प ले रहे हैं, कुछ राजस्थान नहीं बाहर से भी जो पीजी चंडीगढ़ से उनकी हेल्प ले रहे हैं, कुछ बहुत, मैं साफ हिचकिचाता नहीं, जो बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं मेरे, जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी, वो भी मुझे क्वेश्चंस भेज रहे हैं, बाकायदा वो अपना पेमेंट कुछ ले रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत अच्छे कुछ, तो इस तरह से अपना बहुत अच्छा मटेरियल तैयार हो रहा है। ठीक है, मेहनत मैं करूंगा आप लोगों के लिए, आपको डेली पढ़ाई करनी है। अब देखो सुनो, मुझे इतना मानना है, मेरा जो मानना ये है कि जितने एमसीक्यूज अपनी आंखों के सामने देख लोगे उतने सिलेक्शन चांसेस बढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। अब जितने तुम्हारे टीचर्स हैं, जैसे आज एक क्लास आप लोग की वायरोलॉजी की हुई है ना, तो उसका जो है एमसीक्यूज आपके चलते हैं, साथ साथ चालू हो जाएगा, तो एमसीक्यूज बनना चालू हो जाएंगे इस तरह से। तो पूरा प्लानिंग है कि थ्योरी एमसीक्यू, थ्योरी एमसीक्यू, थ्योरी एमसीक्यू, एक क्लास मेरी चलेगी केवल एमसीक्यू, कि भाई जो फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको याद है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, शायद इसी क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन मिलेगा, यही क्या पता यही मिल जाए, भगवान की कृपा ऐसे में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कोई अगर यूट्यूब देख रहा हो तो सुन लो, यूट्यूब में मेरी ब्रह्मास्त्र देख ना, 50 क्वेश्चन 70 में शायद 50 मिलेंगे, गारंटी बोल रहा हूँ, आज बोल रहा हूँ 50, 40 तो मिनिमम है, 40 तो मिलेंगे, तो ये तो फिक्स है, बुक से पूरे 70 मिलेंगे, 70 में 68 की गारंटी अपनी है। तो अच्छे क्वेश्चन लगाते रहो, और हेलिक्स हमेशा सपोर्ट करो यार, और तो क्या है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, अच्छा रिजल्ट आ रहा है, अच्छा इस बार सेकेंडरी रिजल्ट 100% रहा है, आरएचएस एंट्रेंस का रिजल्ट 100%, एक भी बच्चा ला दो मेरा सेकेंडरी जो फेल हो, नहीं ला सकते, एक ही बच्चा ला दो मेरा आरएचएस एंट्रेंस का सिलेक्शन नहीं हो, यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, नहीं ला सकते, है ना। एक ही बच्चा आप ऐसा ला दो कि वैकेंसी के अंदर की साहब पढ़ाई नहीं होती, टाइम पे क्लास नहीं हो रही, 7:45 टीचर आ जाता है, 8 बजे क्लास, 7:30 बजे टीचर आता है, 7:30 क्लास होता है, तो ये टेंशन आप लोग खत्म हो चुकी है साहब, टाइम वाइम का, है ना, क्योंकि फैकल्टी 4 फैकल्टी वैकेंसी संभाल रही है, अभी 4 फैकल्टी है, फिर 3 रिप्लेस होगी, फिर मुझे दूसरी 3 आएगी, तो इस तरह से यूनिट वाइज जो पढ़ा रहे, देखो नो डाउट पैसा ज्यादा लग रहा है, लेकिन नो डाउट बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है, पैसा लगेगा साहब आप अच्छा करोगे तो, मेरा भी लग रहा है, आपका भी लग रहा है, लेकिन नो डाउट और जगह से तो भाई बहुत, और मैं मजाक नहीं सीरियसली बोल रहा हूँ, इंडिया लेवल पे टॉप करने वाला ये जो बनेगा ना, ये फ्यूचर में आप देखना, पीजीआई के बच्चे इसको पढ़ेंगे, इस बैच को, पीजीआई चंडीगढ़ अपने आप में फेमस है, पीजीआई चंडीगढ़ के बच्चे इस बैच को लेंगे, आने वाला टाइम ये हो जाएगा, इंडिया लेवल का सबसे बेस्ट कोर्स बनेगा, और मैं बना रहा हूँ उसको, और आगे भी करके, मेरा ऐसा था कि मैं देखो आरपीएम से रैंक 1 खूब बार दे चुका हूँ, 100% रिजल्ट खूब बार दे चुका हूँ, ये तो महत्वाकांक्षा ही खत्म हो गई, अब महत्वाकांक्षा है कि इस बार मेरे 100 बच्चे हैं ना, तो 90 का सिलेक्शन चाहिए, तो ये महत्वाकांक्षा हो रही है, फिर चाहे पढ़ाना छोड़ देंगे, फिर होता ना कि आदमी का कि यार क्या बच्चे कह रहा है, फिर और भी काम है, पर ठीक है टीचिंग इतना ही था, अभी ज्यादा क्या करेगा आदमी, 100 में से 90 सिलेक्शन, इससे ज्यादा क्या चाहिए एक टीचर को। तो आप अच्छी मेहनत करो मेरे साथ में, और सारे बैच अवेलेबल हैं, ब्रह्मास्त्र बैच भी है, आपका एनएचएम बैच भी है, आपका आरआरबी भी है, आपका एमपी ग्रुप 5 भी है, जितने भी बैच आप ले, और फटाफट, और थैंक यू सो मच, यूट्यूब पर आप लोगों ने 7,000 कर दिए एंड टू एंड, अभी 2 दिन के 7,000 सब्सक्राइबर हो गए, थैंक यू सो मच, और ये होते रहेंगे, अभी तो 7,000 के 70,000 भी होंगे, तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, केक वेक वाली चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा करेंगे अपन, थैंक यू सो मच, और कोई भी बात हो कमेंट कर देना, हो सकता है कुछ गलत पढ़ा दिया हो सकता है ना, मैं भी तो इंसान हूँ, गलती हो सकती है, लेकिन फिर भी अच्छा कर रहे हैं, मिलता है, थैंक यू।